हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ड्रेनेज। सबसे पहले तो हम तुमको ये बता दें कि यहाँ पर ड्रेनेज का मतलब किसी नाले वाले से नहीं है। हमारा अब लेवल बढ़ चुका है। अब ये हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ते कि नालियों का ड्रेनेज कैसे होता है, गली मोहल्ले की, ये सब नहीं है। अब हमारा लेवल हाई हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे किसका ड्रेनेज, नदियों का ड्रेनेज पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दे रहे हैं। मैंने सोचा पता चला ड्रेनेज आया और तुम सोच रहे हो क्या ये फोकट का चैप्टर है, आज हम नाला वाला पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई, सुंदर सुंदर नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उनका पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। इंडिया की इम्पॉर्टेंट रिवर्स या कह सकते हो जो मेजर रिवर्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज का चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आज इस चैप्टर में हम वो नदियाँ देखेंगे जिनके बारे में हमें आज तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी कि भाई कितनी कौन सी मेन नदी है, कितनी नदियाँ इंडिया में बहती हैं यार, नदियाँ ही नदियाँ हैं, फिर भी पानी की कमी है। तो चलो देखते हैं भाई क्या है रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, क्या है बेसिन, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। शुरू करते हैं भाई। यहाँ पे कुछ 3 टर्म्स हैं, ये पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। इन वर्ड्स का, इन टर्म्स का बार बार यूज़ होगा, तो बार बार यूज़ होगा वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्या मतलब है ड्रेनेज का, क्या मतलब है ड्रेनेज बेसिन का, और क्या मतलब है वाटर डिवाइड का। यहाँ पर ड्रेनेज का मतलब क्या है? ड्रेनेज का मतलब बेसिकली ये है कि किसी भी एरिया में बहने वाली नदी का रिवर सिस्टम, मतलब नदी का सिस्टम, रिवर सिस्टम। मान लिया कि गंगा है, गंगा जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वहाँ से लेकर एंड तक जहाँ पर वो गिर जाती है, यानी कि सागर में गिरती है ना, एक तरफ अरेबियन सी, दूसरी तरफ बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, तो कहीं ना कहीं तो जाके उसको एंड होना ही है। तो वो जो अपना पूरा रास्ता कवर करती है, घूमते फिरते एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रैवल करती जाती है, एक सिस्टम बना लेती है प्रॉपर, हमें कहाँ से कैसे बहना है। पता चला कहीं पत्थर आ गया तो रास्ता कन्वर्ट कर लेना है, कहीं पर कोई आइलैंड आ गया या फिर आइलैंड मतलब बोल सकते हो ना, आइलैंड बीच में नहीं मिट्टी सी निकल आती है, तो हो सकता है वो अपना रास्ता बदल दे। तो एक तरह से वो तमाशे करते, नाचती गाती बजाती आती है, वही उसका पूरा सिस्टम होता है किसी भी एक रिवर का। गंगा ही कहीं देख लो ना, पहाड़ों से ओरिजिनेट होती है, फिर 4 राज्यों से, 4 स्टेट से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो इसका सिस्टम है ना, जहाँ जहाँ ये अपना पानी ले जाती है, बेसिकली इसको ही बोलते हैं ड्रेनेज। अब तुम इतनी लंबी चौड़ी भाषा में तो लिखोगे नहीं। अगर कोई पूछता है ड्रेनेज क्या है, तो सिंपल एक लाइन में बोलो, ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज किसी भी पर्टिकुलर एरिया का रिवर सिस्टम डिस्क्राइब करता है। अब वो किसके थ्रू डिस्क्राइब करेगा? कोई नदी वहाँ बह रही होगी ना, तभी तो वो उसका सिस्टम डिस्क्राइब करेगा ना कि भाई ये नदी कहाँ से आती है, कैसे बह रही है, क्या इसका फ्लो है, क्या डायरेक्शन है। समझ में आ रही बात? दूसरा टर्म यहाँ पर जो यूज हुआ है वो ड्रेनेज बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पर किसी एक नदी के द्वारा तय की हुई दूरी, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सिंगल रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब अभी तक हमने सिर्फ तुमको गंगा का बात बताया, जहाँ से एंड स्टार्ट हुई, जहाँ से फिर जहाँ पर एंड हुई। अब क्या हो रहा है ना कि वो जहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ तक एंड हुई, उस बीच उसके साथ ना जाने कितनी छोटी छोटी नदियाँ उसमें जाकर मिली हैं। मेन रिवर गंगा में जहाँ जहाँ कहीं भी वो गई होगी, तो उस शहर में या फिर उस राज्य में जो भी छोटी छोटी नदियाँ होंगी वो सब उस नदी में मिली होंगी। तो कहने का मतलब गंगा ने अपने साथ जो ट्रिब्यूटरीज को अपने साथ शामिल करके एक रिवर सिस्टम बनाया है, ट्रिब्यूटरीज को शामिल करके जो रिवर सिस्टम पूरा बना लिया है, इतना ज़्यादा इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया है, इतने ज़्यादा जगह तक अपना पानी पहुंचाया है, तब उसको कंबाइन करके बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। एक रिवर के थ्रू जो भी एरियाज में पानी पहुंचता है, फिर चाहे वो उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू क्यों ना हो, वही क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम। अभी ट्रिब्यूटरीज वाला चक्कर समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे कि तुम्हारी यमुना भी एक तरह, यमुना ओरिजिनेट तो होती है तुम्हारी यमुनोत्री ग्लेशियर से, लेकिन जब वो मेन रिवर गंगा में मर्ज हो जाती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी ही कहलाई जाती है। और साथ में यमुना क्योंकि ओरिजिनेट हो रही है यमुनोत्री ग्लेशियर से और क्योंकि बड़ी भी है, इसलिए गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना ही कही जाती है। छोटी छोटी सहेलियाँ मिल जाती हैं भाई, सिंपल सी बात है, बड़ी सी नदी है, भाव उसके बहुत बड़े हुए हैं, है ना, मतलब एक भौकाल टाइप का है उनका। जैसे इंडिया में 3 नदियां हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, हिमालयन रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इनका अपना भौकाल है। ये जहाँ से गुजरती हैं कहती भाई हमसे मिलना तो मिल जाओ, हम नहीं आएंगे आपके पास। तो ये कह सकते हो कि गंगा एक बड़ी नदी है, आसपास छोटी मोटी सहेलियाँ, जिस राज्य से गुजरती है वहाँ छोटी छोटी सहेलियाँ इनसे आके दोस्ती कर लेती हैं, इनका ग्रुप बड़ा हो जाता है, इनका भौकाल हो जाता है। तो इनके ग्रुप नहीं कह सकते हम, इनको इनका बेसिन बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन, या फिर कह सकते हो रिवर सिस्टम। अब समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। अब लास्ट टर्म जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या है, बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि मान लिया पानी था कहीं पे, पानी भरा हुआ था, अब हमने क्या किया, बीच में से जाके उसको कुछ रख दिया बीच में, तो अब क्या हो गया, पानी डिवाइड हो गया, एक आधा पानी उधर चला गया, आधा पानी मतलब आधा लेफ्ट में आधा राइट में। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं रखते हैं नदियों के बीच में, जब नदियों के बीच में जो फिर अपलैंड आ जाते हैं या फिर नदियाँ बट जाती है 2 हिस्सों में, जैसे कि यहाँ पर वाटर डिवाइड स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी इसमें इमेज में दिख रहा होगा। मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत साल लगे होंगे, कहीं पानी भरा होगा, बीच में से पहाड़ निकल आया, तो उसने क्या किया, उसने 2 नदियों को, एक नदी को उसने क्या किया, उसने एक जगह भरे हुए पानी को 2 जगह में बांट दिया, मतलब 2 दिशाओं में बांट दिया, एक लेफ्ट में चली गई और एक राइट में चली गई। तो वो अलग अलग दिशाओं में बहने लगी और अलग अलग नदियों के नाम से जाने लगी, अलग अलग नाम हो गए उसके, अलग अलग दिशा में जाने लगी। तो जो अपलैंड जो कि बीच में माउंटेन कह सकते हो या फिर एक ऐसी चीज़ जो कि सेपरेट करे लैंड को वाटर को, वही वाटर डिवाइड होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एनी एलिवेटेड एरिया सच एज, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये माउंटेन भी हो सकता है, और एन अपलैंड सेपरेट्स 2 ड्रेनेज बेसिन। माउंट ज़रूरी नहीं है माउंटेन ही हो, नॉर्मल एक लैंड सरफेस भी हो सकता है, ठीक, लैंड सरफेस भी हो सकता है। सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। ये 3 टर्म्स थे, तो इनको दिमाग में रखना कि इनके मतलब क्या होते हैं। फिर हम देखते हैं आगे क्या है। डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजोन रिवर। दुनिया का सबसे बड़ा अगर बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, तो वो अमेजोन रिवर का है। भाई भौकाल ज़्यादा है इनका, ये ज़्यादा मतलब ये बड़ी रिवर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी कही जाती है। सबसे लंबी रिवर जो है वो है नील रिवर, जिसको नाइल भी बोल सकते हो, नाइल या नील, वो लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की। लेकिन जो अमेजोन रिवर है ये लार्जेस्ट है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा वाटर कैरी करती है। इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मर्ज होती हैं और कई सारी, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर है ये, और क्या बोलते हैं, कई देशों में होकर ये गुजरती है, कई देशों से होकर गुजरती है। तो अगर वर्ल्ड की लार्जेस्ट बेसिन की बात किया जाए कि सबसे लार्जेस्ट बेसिन किसका है, सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप किसका है, मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो वो अमेजोन का है। वहीं गंगा का, इंडिया में गंगा एक ऐसी नदी है जिसका ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड इज़ गंगा। गंगा भी उसमें शामिल है। चलो भाई, ज्ञान की बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब बात आई है मुद्दे की कि इंडिया का ड्रेनेज बेसिन या फिर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। अब ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर हमें पढ़ना है इंडिया का, तो हमें नदियों के बारे में पढ़ना होगा। ऑब्वियसली हम रिवर का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं। The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief feature of the subcontinent। बोला गया है कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है, सब कॉन्टिनेंट के फीचर्स। पहली बात तो फीचर्स से क्या समझ में आता है, फीचर्स हमने 2nd चैप्टर में पढ़ा था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि हमने क्या पढ़े, माउंटेन्स पढ़े, नर्दर्न प्लेन पढ़ा था, डेजर्ट एरिया पढ़ा था, सेंट्रल हाईलैंड्स या फिर डेक्कन प्लेटो, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये फिजिकल फीचर्स थे इंडिया के। अब यहाँ पर इंडिया नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है, कॉन्टिनेंट का कोई भी पार्ट सब कॉन्टिनेंट,
भाई पार्ट का अगर कोई छोटा सा हिस्सा ले लिया तो उसका सब पार्ट हो गया ना। तो कॉन्टिनेंट का कोई छोटा सा हिस्सा सब पार्ट्स, तो मतलब सब कॉन्टिनेंट। अब पर्टिकुलर इंडिया इसलिए नहीं कहा क्योंकि इंडिया का रिवर सिस्टम सिर्फ इंडिया के ही फिजिकल फीचर पर डिपेंड नहीं करता है। वो इंडिया जिस कॉन्टिनेंट में, यानी कि जो एशिया एक कॉन्टिनेंट, मतलब कि एशिया मतलब इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब एशिया कॉन्टिनेंट के नदर्न साइड के जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन्स, हिली एरियाज, इन पर डिपेंड करता है क्या, इंडिया का क्या सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। समझ में आया अब सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इन 2 मेजर ग्रुप्स, और जिसके अकॉर्डिंग इंडिया का रिवर सिस्टम 2 ग्रुप में बांटा गया है। कौन से 2 ग्रुप, कौन से दो ग्रुप है वो, एक हिमालयन रिवर्स का ग्रुप है, दूसरा पेनिनसुलर रिवर का ग्रुप है। अब ये कौन सी रिवर है, क्यों इनको इस नाम से पुकारा गया है, वो धीरे धीरे हम सब बताएंगे, फिकर नॉट। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, इनके अलावा द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। बोला है कि क्योंकि इनको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। कहने का मतलब जो हिमालयाज़ में नदियाँ बहती हैं और जो पेनिनसुलर एरियाज़ में नदियाँ बहती हैं, हिमालयाज़ यानी कि ऊपर साइड नदर्न एरिया जहाँ पर हमारे वो ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय, लेसर हिमालयाज़ हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा है। वहीं अगर जो सेंट्रल अपलैंड्स, डेक्कन प्लेटो में जो नदियाँ बहती हैं वो पेनिनसुलर रिवर कहती हैं। तो बोला है कि यहाँ पे इन दोनों रिवर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बोला है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। किस तरह से अलग है वही सब तो हमें पढ़ना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम इसको एग्ज़ाम में एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फुल मार्क्स टीचर बिना बिना पढ़े नंबर दे सकती है अगर तुमने ये डिफरेंस इस तरह से लिख दिए तो। लॉन्ग आंसर में आया 5 के 5 नंबर तुम्हारे पक्के। क्या है ये, डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। अभी हमने पढ़ा कि दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। कैसे अलग हैं, अब हम तुम्हें यहाँ पर रीड करने से अच्छा है हम ऐसे तुम्हें बेसिकली ऐसी कहानी की तरह समझा देते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें हिमालयन रिवर्स की, तो हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं, ये थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, मतलब इनमें हमेशा पानी रहता है, ये लबालब रहती हैं पानी से। क्यों रहती हैं, क्योंकि अब देखो इनको पेरिनियल रिवर कहा जाता है क्योंकि इनमें हमेशा पानी रहता है। और वो पानी क्यों रहता है, क्योंकि ये पहाड़ों पे हैं, और पहाड़ों पे क्या है, इनको पानी मिलता है ग्लेशियर के मेल्ट होने से, पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है उससे इनको पानी मिलता है, और नदर्न एरिया में बारिश भी होती है। तो इनके बहुत सारे सोर्सेज हैं कि इनमें पूरे साल पानी रहता है, इनको पानी की कमी नहीं पड़ती है। पहला डिफरेंस तो ये हुआ। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको पानी नहीं मिलता है भाई, उनके वहाँ तो ग्लेशियर है ही नहीं ना नीचे साउथ में। उनको अगर पानी का स्रोत क्या है, या तो बारिश से उनको पानी मिले या तो कोई झरने से पानी मिले, और तो उनका कोई सोर्स है ही नहीं वाटर का। झरने से मिल सकता है या तो रेनफॉल से मिल सकता है, तो वो सीजनल होती हैं, वो हमेशा नहीं उनमें पानी रहता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है दीज रिवर्स आर सीजनल। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि अब जो यहाँ पर लिखा है वो हम तुमको बता चुके हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है दीज रिवर ऑब्टेन वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम हाई माउंटेन्स। की मतलब जो हिमालयन रिवर्स है उनको पानी कहाँ से मिलता है, मैंने बताया अभी। और वहीं अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंग यानी कि झरने पे डिपेंड करती है, भाई झरने से पानी मिल सकता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि हिमालयन रिवर का जो बेसिन है वो बहुत बड़ा होता है और पेनिनसुलर रिवर का बेसिन बहुत छोटा होता है। मतलब ये इतनी, बेसिन का मतलब क्या है, इनका इलाका कम है और पेनिनसुलर रिवर का इलाका ज़्यादा है। भाई ये पहाड़ों से बहते बहते आती हैं और जाने कहाँ कहाँ बहती हैं, बताएंगे कहाँ कहाँ बहती हैं। और पेनिनसुलर रिवर बेचारी वहीं से ओरिजिनेट होती हैं, वहीं से निकल जाती हैं, इनका पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ है, इनका क्या सिस्टम क्या है। तो रिवर्स हैव ए स्मॉलर बेसिन एज़ कम्पेयर टू, तो मतलब यहाँ पर ये है कि हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में इनका बेसिन छोटा है। 4.2 मेजर हिमालयन रिवर्स, द इंदस, ब्रह्मपुत्र,
ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर क्या लिखा है, जो हिमालयन रिवर की 2 मेजर नदियाँ हैं, अब वैसे तो 3 हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 मेजर हिमालयन रिवर द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज। सिर्फ 2 की बात बताई इन्होंने, तीसरे का नाम नहीं लिया, लेकिन तुम लिख सकते हो। इंडस और ब्रह्मपुत्र जो है माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती हैं, भाई सबको पता है। अब कहाँ से होती हैं वो हम पढ़ेंगे, उसकी चिंता नहीं करना। वहीं अगर हम पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स की बात करें तो most river of peninsular region originate in the western घाट and flow towards the Bay of Bengal। peninsular region की बात करें तो बहुत सारी वहाँ नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्ट साइड में, इंडिया में जब हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट साइड में वेस्ट है और राइट साइड में ईस्ट है। तो वेस्टर्न घाट से ज़्यादातर नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं और राइट में बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। लेकिन उसमें से जो कि गोदावरी और नर्मदा है वो पेनिनसुलर रिवर की मेन नदी कहलाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर हिमालयन रिवर में यहाँ पे इन्होंने इंडस और ब्रह्मपुत्र का नाम लिया, वहीं अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वहाँ पे गोदावरी और नर्मदा पेनिनसुलर एरिया की मेन रिवर कही जाती हैं। कौन सी? गोदावरी और नर्मदा। ठीक है। 5th इसका डिफरेंस ये है कि द मेन सोर्सेज, ये भी हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका मेन सोर्स क्या है। ग्लेशियर भी है, ग्लेशियर है, रेनफॉल भी है, स्नो गिरती है, वो भी है, जब मेल्ट होती है पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है, तो वो सारे इसके सोर्सेज होते हैं। वहीं अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो यहाँ पे लिखा है द मेन सोर्स ऑफ रिवर इज़ द पेनिनसुलर प्लेटो एंड सेंट्रल हाईलैंड। इनको पानी, अब सेंट्रल हाईलैंड और पेनिनसुलर प्लेटो में पानी कहाँ से आएगा? झरनों के थ्रू, या फिर वैलीज, रिफ्ट वैली में जो पानी बहता है वहाँ से इनको पानी मिल सकता है। और लास्ट डिफरेंस ये है कि द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। बोला है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये हिमालय जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और जहाँ पर ये एंड होती हैं अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल, तो इनका जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनका कोर्स बहुत लंबा है, छोटा मोटा कोर्स नहीं है। ज्योग्राफी के लैंग्वेज में देखें तो ये कोर्स है, अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो ये डिस्टेंस है इनकी, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो भाई, और वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर बेचारी वहीं वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्टर्न घाट में जाके गिर जाती हैं कुछ वेस्टर्न घाट। तो मतलब तुम खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि हमारा जो सदर्न वाला एरिया, उनके बीच में डिस्टेंस ही कितना होता है। जो नीचे वाला एरिया है, यहीं पर तो ये नदियाँ बहती हैं, इधर से आती हैं इधर गिर जाएंगी, इधर से आएंगी इधर गिर जाएंगी, तो डिस्टेंस ही कितनी है ना? तो आइडिया लगा सकते हो। चलो भाई, डिफरेंस क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ रिवर वैली। अब यहाँ पर हमें जानना है कि नदियों के या फिर उनकी वैली के क्या फीचर्स क्या हैं, जहाँ से निकली हैं, जहाँ पे ख़त्म होंगी, तो ये क्या क्या डांस करती हुई जाती हैं, नाचते गाते बजाते जाती। भाई सिंपल तो एज इन ये तो है नहीं, वहाँ से निकली हैं चुपचाप चली गई, बहुत सारे कांड करते हुए जाती हैं। तो हमें आज उनके कांड ही देखने क्या हैं। सबसे पहले तो इस डायग्राम से तुम कुछ चीज़ें समझो। ये है रिवर का सोर्स, मान लिया ग्लेशियर है, पहाड़ है, बीच से निकली नदी। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा था, ऊंचाई थी, तो फटाफट से एकदम स्पीड में, मतलब ऊंचाई थी, बढ़िया से वाटर पार्क का मज़ा लेते हुए, स्लाइड्स का मज़ा लेते हुए बढ़िया से स्पीड में फ्लो करते हुए आ गई, कोई दिक्कत नहीं थी। अकेले नहीं आई थी, संग में सारी गंदगी भी बटोरते ले आएंगे भाई। गंदगी इन द सेंस, भाई रास्ते में आ रही है, जो चीज़ मिली भाई तुम भी चलो, फ्लो तो भाई बढ़िया चलते चलिए। तो ये तो इसका अपर कोर्स था, मतलब जहाँ तक स्लोप बहुत हाई था, बढ़िया से सख्ती चली है और स्लाइड का मज़ा लेते हुए, तो ये अपर कोर्स था। उसके बाद फिर ये बीच वाला, जब ये प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, प्लेन एरिया इन द सेंस उत्तराखंड से नीचे आओ, प्लेन इलाके में आओ, यूपी में आओ, एमपी में आओ, बिहार में आओ, एमपी तो छोड़ो, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, जब यहाँ पर ये आती हैं, तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर इनकी जो स्पीड होती है, इनकी चाल होती है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर अब इतना ज़्यादा स्लोप नहीं है, ठीक है, अब इनका थोड़ा मज़ा कम हो रहा है। तो जब मज़ा कम हो रहा है तो ये नखड़े बहुत खाती हैं, ऊपर से तो आ गई बढ़िया से मज़े लेके, अब नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पर इनको ज़्यादा फ्लो मिल नहीं रहा है, तो ये भाव इतना ज़्यादा खा रही हैं कि कहती भाई हम मटक के चलेंगे। तो ये इतना मटकती हैं भाई कि तुम देख रहे हो इनका, ये देखो मटकना शुरू, इतना ज़्यादा ये बेंड हो जाती हैं,
बेंड होने के इतना ज़्यादा बेंड होने के कारण जो ये जो शेप बन रहा है ना, ये वाला, ये क्या कहलाता है? ये मींडर्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मींडर्स कहलाता है। तो भाई अब इतना झुकोगे तो कुब्बड़ तो निकलेगा ही। तो बस और क्या है, तो बस हो गया ऐसा। क्या हो गया? इन्होंने इतना ज़्यादा बेंड हुई ये कि एक टाइम पर भाई इनका ये पीठ दर्द होने लगी और ये इनका कुब्बड़ अलग हो गया। मेन स्ट्रीम जो नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, उसके बाद उसने कहा भाई तुम बहुत डांस कर रही हो भाई, अब हमारी कमर में दर्द होने लगा, हम अलग जा रहे हैं। तो भाई ये अलग हो गई, जिसको हम पढ़ते हैं ऑक्सबो लेक के नाम से। इनको बोला जाता है ऑक्सबो लेक। ये रिवर का वो हिस्सा जो कि पहले मींडर्स था, बाद में सेपरेट हो गया मेन रिवर से, उसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। ऑक्स मतलब बैल, बो मतलब कुब्बड़। जैसे बैल का कुब्बड़ नहीं निकला होता है, वैसे ही इस पे ही नाम पड़ गया क्या? ऑक्सबो लेक। समझ में आई? अब उसके बाद क्या होता है कि अब ये अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और फिर ये लोअर कोर्स सबसे नीचे आ गई। सबसे नीचे अब ये वो एरिया है जहाँ पर अब इनको बह के ख़त्म होना है। मतलब बहुत ज़्यादा डांस कर ली ना, वहाँ से सारे मज़े ले लिए, भैया जाओ तुम अरब सागर में गिरो जाके, सॉरी बंगाली खाड़ी में गिरो जाके, बे ऑफ बंगाल में। तो जब ये अपने लोअर कोर्स में आती हैं तो यहाँ से जितनी भी इन्होंने गंदगी बटोरी है, गंदगी इन द सेंस यार, सिल्ट है, पत्थर कहीं टूट रहे हैं, क्ले है, छोटी छोटी सैंड वगैरह, ये सब कुछ लेते हुए आती है। अब इकट्ठे क्या करेंगी ये? अब यहाँ से तो सब बहता हुआ चला आया, अब जहाँ पर एंड होगा वहीं पर आकर सब थम जाएगा। तो इसलिए जब यहाँ पर ये नदी में, सागर में गिरती है, तो यहाँ पर इनका कचरा सब जमा हो जाता है, आइलैंड बन जाते हैं ना। आइलैंड तो चलो अलग बात है, मतलब डेल्टा बना लेती हैं ये। कभी भी जब नदी डायरेक्ट नहीं गिरती है, हाँ कुछ जो अरब सागर में जो नदियाँ कुछ बहती हैं वो डायरेक्ट गिर जाती हैं, जिसको एस्चुरीज बोलते हैं। वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती क्योंकि वो अपने साथ इतना ज़्यादा मटेरियल लेके आती ही नहीं है, डायरेक्ट फ्लो कर जाती हैं, वो गिर जाती हैं, इसलिए उनको एस्चुरीज बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अपने साथ इतना सारा मटेरियल लेके जाती हैं जो कि धीरे धीरे जमा होता जाता है। जब समुद्र के नियर, सी के नियर पहुँचती हैं तो वो कुछ इस टुकड़ों में जमता जाता है भाई, जहाँ से जमा होता जाता है, मतलब कहने का मतलब जमा होता जा रहा है। नदी पानी अपना किसी दूसरे डायरेक्शन में बदल देती है, फिर कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, फिर वो डायरेक्शन चेंज करती है, फिर कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज करती है। तो वो जो शेप है ना, कुछ इस तरह से बन जाता है। देखा होगा अगर पिक्चर्स वगैरह में, कहीं कहीं पर पानी होता है, कहीं कहीं पर मिट्टी होती है, कहीं कहीं पानी होता है, कहीं कहीं पर मिट्टी होती है, और फाइनली वो मिट्टी ख़त्म हो जाती है, फिर पानी पानी दिखता है। तो वो जो मिट्टी पानी का जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है? डेल्टा है। तो रिवर का सिस्टम समझ में आया है कि क्या क्या नखड़े करते हुए आती है? बस यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लो। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। अपर कोर्स पे जब होती है तो मिट्टी काटती है। इरोजनल का मतलब कट करना। क्या कट करती है? ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। दूसरे पॉइंट में लिखा है इन द मिडल एंड लोअर कोर्स। मिडल और लोअर कोर्स में क्या करती है? दीज रिवर्स फॉर्म मींडर्स एंड ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, मतलब जब प्लेन एरिया में आती है तो बाढ़ वगैरह भी आ जाती है, तो वहाँ की मिट्टी को फर्टाइल बना देती है। डिपॉजिट हो जाते हैं ना सैंड वगैरह, सिल्ट, जितने भी अपने साथ मिनरल्स लाती है वो सब डिपॉजिट होता है, तो वो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। एंड लास्ट में दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास। अभी क्लियर हुआ फीचर्स ऑफ रिवर वैली? चलो आगे बढ़ते हैं। द हिमालयन रिवर्स। अब हमने जो कि इस चैप्टर को दो तरह की नदियों में बांटा गया है, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो इसका ये पहला हिस्सा है हिमालयन रिवर्स का। हमने ड्रेनेज समझा क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन समझा क्या होता है, और वाटर डिवाइड समझा, क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ओवरऑल ओवरव्यू हमने देख लिया। अब बेसिकली हम आते हैं रिवर सिस्टम पे। हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पर द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो हिमालय से बहकर आती हैं।
कहाँ से बहकर आती हैं? पहाड़ों से बहकर आती हैं। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, ये रिवर लंबी होती हैं और इनके साथ कई सारी ट्रिब्यूटरीज जिनको हम बोलते हैं उनकी फ्रेंड्स मिलती हैं। जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती हैं ना, पहाड़ों को छोड़ के जब नॉर्मल आम आदमी के पास जाती हैं ना, तो भाई उनसे कई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। समझ में आया? अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। और रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ जब मिलती है तो उसको रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलो भाई, अब हिमालयन रिवर का जो पहली मेजर और इम्पॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है द इंडस रिवर। अब इंडस रिवर अगर आया है तो हमको ये चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए कि नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ कहाँ बह के जाती है और कौन सी इसकी मेजर क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो क्या करें, पहले मैप में देखें कि यहाँ पर जो लिखा है वो पढ़ें, क्योंकि मैप में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले मैप में हम दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर दिख रहा है तो हम फिर भी इसमें देखो, ये देखो ओवरव्यू है जहाँ पर अभी इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है चीज़ें। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये इंडस रिवर है, ठीक है। ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, फिर यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर आ गई है। ये तो इसका फ्लो है, ठीक। और दूसरे मैप में दिखाते रुको, ये देखो यहाँ पर क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट कि इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। इंडस रिवर तिब्बत में लेक है मानसरोवर लेक। उस लेक मानसरोवर लेक के कम से कम 580 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर है, उसका नाम तो यार मुझे याद नहीं है, लेकिन बोखारचू एक जगह है, वहीं पर वो ग्लेशियर है। तो वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होने के बाद तिब्बत से ये जब इंडिया में एंटर करती है तो ये लद्दाख रीजन में एंटर करती है। इंडिया में ये लद्दाख रीजन है, ये वाला एंटर किया। लद्दाख रीजन में एंटर करने के बाद फिर ये कश्मीर में जाती है। कश्मीर में मतलब लद्दाख में एंटर किया तो फिर इसको कुछ ट्रिब्यूटरी मिली, मतलब भाई लद्दाख में भी तो नदियाँ होंगी छोटी छोटी, वो इससे मर्ज हो जाती हैं। जब ये कश्मीर में घुसती है तो यहाँ भी छोटी छोटी नदियाँ इससे मर्ज हो जाती हैं। देन उसके बाद फिर ये यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच जाती, यहाँ हम गलत आ गए यार, मतलब ये ऊपर है, सॉरी भाई, ये लद्दाख है, ये कश्मीर, हाँ चाहे नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ, घुमा देंगे ऊपर से चली गई। फिर ये ऊपर गिलगिट बल्टिस्तान, भाई ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। गिलगिट और बल्टिस्तान ये इंडिया का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको हथिया के रखा है, इसलिए ये पाकिस्तान के पास है और यही वजह है कि इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। गिलगिट और बल्टिस्तान से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में भी इसके कई सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मर्ज होती हैं और फाइनली यहाँ पर है कराची। और कराची के पास जाते हुए, कराची के ईस्ट से निकलते हुए ये बंगाल क्यों आ रहा है, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर कहाँ है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में, मतलब वेस्ट के साइड में। पहली चीज़ तो समझ में आ गई ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से होते होते कहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक। अब हमें ये इतना आइडिया लग गया। और तुम्हें देखो दिख रहा होगा कि इसकी जो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि 5 नदियां हैं, 5 मेन ट्रिब्यूटरीज जो कि इंडस रिवर की हैं, वो हैं कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज और ब्यास। 5 नदियां हैं। ये सभी नदियां ना इंडिया से ओरिजिनेट हो रही हैं। ये देखो, झेलम यहाँ हिमाचल प्रदेश से कहीं से ओरिजिनेट होती है, चेनाब भी ओरिजिनेट होती है, 3 हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, सतलज, ये 5 नदियां इंडिया से ही ओरिजिनेट होती हैं। और ये मिलती कहाँ पर है इंडस को, ये सब जाके पाकिस्तान में इसको मिल जाती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। समझ में आ रही है? ये 5 जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ये इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन फाइनली मर्ज इंडस में कहाँ होती हैं, जाकर पाकिस्तान के मिठानकोट में मर्ज हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गई। अब ओवरव्यू मिल गया, आइडिया हो गया। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पॉइंट ए, द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ओके। सेकेंड, फ्लोइंग वेस्ट
इट एंटर्स इन द लद्दाख रीजन। ऑफ कोर्स जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से, तो वो ईस्ट में तो जा नहीं रही। ईस्ट में जाएगी तो मतलब इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएगी, तो उधर नहीं जा रही है, पाकिस्तान की तरफ, कश्मीर की तरफ जा रही है, यानी कि अपने वेस्ट में, यानी कि लेफ्ट। ईस्ट वेस्ट क्लियर है ना, मतलब कोई भी नदी है अगर अपने राइट हैंड साइड जा रही है मतलब ईस्ट में जा रही है, अपने लेफ्ट हैंड साइड जा रही है मतलब वेस्ट में जा रही है, अपनी सर की तरफ जा रही है मतलब नॉर्थ, पैर की तरफ जा रही है तो साउथ। ये डायरेक्शन हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। हमारा राइट हैंड ईस्ट होता है, हमारा लेफ्ट हैंड वेस्ट होता है, हमारे सर की जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, और साउथ नीचे की तरफ, पैर की तरफ साउथ होता है। क्लियर। ये जो नदी है वो अपने लेफ्ट में फ्लो करती है, लेफ्ट यानी कि वेस्ट में। यहाँ से ओरिजिनेट हुई ना, अब इसका लेफ़्ट किधर होगा, इधर ही होगा ना, और राइट इधर होगा, इधर साइड, तो लेफ़्ट इधर है यानी कि वेस्ट में, तो वेस्ट जहाँ से ओरिजिनेट हुई वहाँ से वेस्ट की डायरेक्शन में गई ना। अभी क्लियर हुआ सेकेंड वाला पॉइंट। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर्स इन द लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए वो लद्दाख रीजन में एंटर करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट। यहाँ पर ये पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज बनाती है, मतलब दलदली घाटियाँ। ये जैसे कि इस इमेज में अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा हो तो इस तरह की घाटियाँ ये बनाती है। और सेवरल ट्रिब्यूटरीज इसमें मर्ज होती हैं। कौन कौन सी? जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा। हमने तुम्हें बताया जहाँ जहाँ ये घुसेगी भैया वहाँ की नदियाँ भी इससे दोस्ती कर लेंगी। जास्कर, नुब्रा, शोक एंड हुंजा ये भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसको कश्मीर में मिलती हैं, कश्मीर रीजन में इससे मर्ज हो जाती हैं। फिर ये बल्टिस्तान और गिलगिट से होते हुए एटॉक मतलब फुट हिल्स, पहाड़ों की फुट हिल से गुजरते हुए एंटर करती है पाकिस्तान में, और वहाँ इसको 5 सहेलियाँ मिलती हैं जो कि इंडिया से ही होकर जाती हैं। वो 5 सहेलियाँ जिनका नाम है सतलज, बीस ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, जो इसको कहाँ मिलती है? पाकिस्तान के मिठान कोट में। बात क्लियर हो गई इतनी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे लिखा है बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है वही चीज़ बताइए कि पाकिस्तान में एंटर करती, मिठानकोट पे मिलती है, फिर कराची से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। और वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है भाई, साउथ की तरफ बढ़ती है, नीचे आ रही है ना, और अरेबियन सी में जाके गिर जाती है कराची के ईस्ट से होते हुए। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। बहुत ही सॉफ्टली स्लोली इसका स्लोप है, ईजिली बहती है ये। इसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें तो वो है 2900 किलोमीटर। ये याद नहीं करना है तुम्हें, बस ऐसे ही रीड करते जाओ। फिर लिखा हुआ है कि इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। अब सिर्फ इंडस ही वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, और भी है, जैसे कि नील रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है, तो बोला गया है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, वन नेम इज इंडस रिवर। लंबी नदी है लेकिन और भी हैं। 2900 किलोमीटर इसका एरिया है, मतलब इतने किलोमीटर के डिस्टेंस ये ट्रैवल करती है। समझिए बात। Last point is a little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab and rest is in the Pakistan. बोला गया है कि इस नदी का 1/3 हिस्सा कहाँ पर फ्लो करता है? लद्दाख से, तो वही एंटर करती है इंडिया में, लद्दाख, फिर कश्मीर, और फिर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में। अब ट्रिब्यूटरीज के थ्रू हिमाचल प्रदेश में भी आ जाती है। इसका एक सिस्टम बोला है कि इंडस रिवर का जितनी भी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं तो वो उसका पूरा सिस्टम बन जाता है ना। तो हिमाचल प्रदेश में बहती है, पंजाब में बहती है अपनी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। बोला यही है कि इसका जो 1/3 हिस्सा है वो इंडिया में है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो पाकिस्तान में फ्लो करता है। क्लियर? अब क्यों ऐसा फ्लो करता है? तो भाई देखो ऐसा है ना, अब यहाँ पर कुछ इंडस नदी के पानी पर एक ट्रीटी लाई गई थी 1960 के टाइम पे, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान में आयूब खान थे। तो उस वक्त ये ट्रीटी हुई थी कि इंडस रिवर का पानी कितना किसके पास जाएगा, क्योंकि भाई इंडस रिवर इंडिया से, मतलब इंडिया से होते हुए जा रही है पाकिस्तान, तिब्बत से होकर लद्दाख रीजन से होते हुए फिर पाकिस्तान जा रही है। और उस नदी में, उस इंडस रिवर में 5 हमारी जो नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, वीर, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां तो इंडिया से ओरिजिनेट होने के बाद फिर पाकिस्तान में जाके मर्ज होती है ना मिठानकोट में। तो बात यही थी कि भाई पानी हम कितना लेंगे और आप
आप कितना लोगे, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी जहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि 20% इंडस वाटर का 20% सिर्फ इंडिया कंज्यूम करेगा और बाकी का बचा हुआ पाकिस्तान। तो तुम सोच रहे हो यार, इंडिया से हमारी ट्रिब्यूटरी है, हमारे यहाँ से होते जा रही है और हम ही को इतना कम पानी। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 20% तो हम पूरा कंजर्व करेंगे, जो कि हमारा हरियाणा के क्षेत्र में इरिगेशन पर्पस, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो इरिगेशन पर्पस से जो वाटर यूज़ होता है वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का ही है। लेकिन उसमें एक शर्त और भी है कि 20% तो हम यूज़ करेंगे, साथ में जो 80% पाकिस्तान के हिस्से में पानी आता है उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब उसका पानी खर्च नहीं कर सकते। हाँ, हम उस वाटर का यूज़ करके हम मतलब प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोई, या फिर डैम बना सकते हैं। तो ऐसा इस्तेमाल हम उनके पानी में कर सकते हैं जो हमारे यहाँ किसी भी खर्चे में इरिगेशन पर्पस या फिर पीने वगैरह के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उससे रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ट्रीटी में कुछ बातें मेंशन की गई थी, तो डू यू नो फैक्ट थे, पता होना चाहिए क्या होता है इंडस वाटर ट्रीटी। आगे बढ़ो भाई, इंडस रिवर का सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब दूसरी जो मेजर रिवर है हिमालयन रिवर में वो आती है गंगा। गंगा को होली रिवर, भाई पवित्र नदी कही जाती है, नदी कही जाती है। बोलते हैं भाई गंगा में डुबकी लगा लो सारे पाप धुल जाएंगे। तो तुम लोगों के पाप धुलते धुलते वो इतनी गंदी हो गई है कसम से कि क्या ही बताएं। पढ़ लेते हैं भाई, अब गंगा के पाप तो धुलने जाते हो, डुबकी लगाने जानते हो, तो पता भी होना चाहिए भाई कहाँ से निकली हैं, कहाँ बहती हैं, क्या कांड करती हैं। गंगा मैया अब पूरे इंडिया में फ्लो करती है, इसलिए नाम इनका गंगा मैया है। तो पढ़ते चलो गंगा मैया क्या है। द हेड ऑफ द गंगा। अब चल यहाँ जो लिखा है वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम तुम्हें बताते हैं भाई ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, क्या इसका सीन क्या है। तो सुनना, ध्यान से सुनना। प्रीवियस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हमने तुम्हें ग्रेटर हिमालयस पढ़ाए थे, जो सबसे ऊपर है, अपर रेंज में पढ़ाया था। वहाँ पर कैलाश मानसरोवर है ना, और वहीं पर ही आसपास गंगोत्री ग्लेशियर है। अब गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है भागीरथी। कौन सी रिवर? भागीरथी वहाँ से निकलती है, और भागीरथी वहाँ से निकलकर बहते बहते आती है देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग। और वहीं देवप्रयाग में दूसरी नदी भी अलकनंदा पर्वत से होते हुए, जिसको अलकनंदा रिवर कहते हैं, वो नदी भी उसी पॉइंट पे आकर मिलती है। अब इस इमेज में तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही है। जो अब इसमें साफ़ पानी ख़राब पानी पता नहीं, फिलहाल तो ये है भागीरथी और ये आ रही है अलकनंदा। दोनों आती हैं और मिल जाती हैं। जब दोनों यहाँ पर मिल गई ना, दोनों का पानी, अब जो पानी बह रहा है ये गंगा मैया का पानी कहा जाता है। तो बेसिकली जो गंगा का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो यही है, जहाँ पर देवप्रयाग का उत्तराखंड में देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा और भागीरथी जब आकर मिल जाती हैं, तब किसकी शुरुआत होती है, किसका ओरिजिनेशन होता है? रिवर गंगा का। इतनी बात समझ में आ रही है? बस अब यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, द हेड वाटर ऑफ द गंगा। अब हेड वाटर का मतलब ये नहीं है कि सर पे पानी है, हेड वाटर का मतलब ऊपर कहीं से भी जो पानी आता है ना उसका। हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड भागीरथी, मतलब भागीरथी से आने वाले पानी से तो गंगा बनती है। तो कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन द अलकनंदा एट देवप्रयाग उत्तराखंड एट हरिद्वार। अरे हाँ, हरिद्वार में उत्तराखंड में एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन। और उसके बाद वहाँ से जब नीचे की तरफ बढ़ती है भाई, नॉर्थ से आ रही है नीचे की तरफ, प्लेन्स एरिया में आती है, उत्तर प्रदेश वगैरह में। उत्तर प्रदेश है, बिहार में तो नहीं, वेस्ट बंगाल यहाँ कहीं फ्लो करती है। अब बात करते हैं भाई, अब आई हैं हमारे यहाँ, पहाड़ों से आई हैं, अब दोस्त तो बनाएंगी, अकेली आई हैं, दोस्त बनाएंगी, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अब गंगा इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से ही ये अपनी बहनें, मतलब इतनी दोस्तें बनाना शुरू कर देती हैं। अ फ्यू ऑफ देम, जिनके कुछ नाम हैं, यमुना, घाघरा, वही घाघरा चोली वाला, पहनने वाला घाघरा नहीं है, नदी है, घाघरा, कोसी और गंडक, ये ट्रिब्यूटरीज इनकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द, अब यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और इसमें खासियत, इसको यमुना को इसलिए रखा गया है साथ में क्योंकि ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है।
दोस्त तो और भी हैं छोटी छोटी, जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, लेकिन यमुना इसकी कुछ खास दोस्त है। क्यों खास दोस्त है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये इसके बराबरी, इसके पैरेलली फ्लो करती है, लेकिन इससे मिलती नहीं है। उसके साथ चलेगी लेकिन हाथ नहीं थामेगी। हाथ ये थामती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में आकर। वो पॉइंट कहाँ पर है? इलाहाबाद का संगम सुने हो, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, 3 नदियों का संगम होता है, यमुना, गंगा, सरस्वती। तो भाई कहती, भाई बहन मतलब अपनी दोस्त से कहती, यार हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, हम तुम कहाँ से तुम्हारे साथ बराबर मतलब कि बराबर बहते आ रहे हैं तुम्हारे संग में, लेकिन तुमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। गंगा कहती, चलो बढ़ा लेते दोस्ती का हाथ। तो भाई इलाहाबाद के संगम में आके मर्ज हो जाती हैं, जिसको प्रयागराज बोलते हैं आज की डेट में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर लिखा है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक यानी कि राइट हैंड साइड में फ्लो करती है। भाई नदी यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है, राइट साइड वाले जो ट्रिब्यूटरीज आके मर्ज होती हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। अब देखो, अगर हाँ नदी का राइट हैंड और अगर लेफ्ट हैंड से आएंगी तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। मतलब अब देख लो ना, इधर से राइट किधर होगा अपने अकॉर्डिंग और लेफ्ट किधर होगा, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। तो यमुना है ना, वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? गंगा की। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो भाई, ये मैप है। इस मैप में दिखाया है कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ से फ्लो होते हुए कहाँ पर एग्जिट करती है। और ये जो छोटी छोटी दिख रही हैं नदियाँ, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब देखो, दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये है देवप्रयाग, है हरिद्वार में, उत्तराखंड में, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आई, मर्ज हुई, और यहाँ से निर्माण हुआ किसका? गंगा का। गंगा बहती हुई आई, कानपुर में आई, इलाहाबाद में आई, वाराणसी में आई, पटना में आई, भागलपुर में आई, और फिर यहाँ पे फरक्का डैम, फरक्का बैराज है तुम्हारा बंगाल, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल में। और वहाँ से फिर सेपरेट हो जाती है। वेस्ट बंगाल में जब फरक्का डैम आता है ना, बैराज सुने हो, फिर वहाँ से ये सेपरेट होती है 2 पार्ट्स में। कैसे? वेस्ट बंगाल चली जाती है, जहाँ पर इस अपना नाम बदल देती है, हुगली नाम हो जाता है इनका, हुगली गुगली। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो चला जाता है बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश में भी इनका नामकरण होता है, पद्मा नाम इनका रखा जाता है। तो ये इनका पूरी जर्नी है। और अगर हमने बताया था यमुना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो देखो कहीं यहाँ पर यमुना तुम्हें दिख रही है जो इसके पैरेलली फ्लो कर रही है। यस, यहाँ पर ये यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई और पैरेलली फ्लो करते हुए यहाँ पर इलाहाबाद में आकर मर्ज हो गई। और जो ये छोटी छोटी नदियाँ इससे मिल रही हैं ना, यही है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। मतलब राइट से जो छोटी छोटी नदियाँ इसकी सहेलियाँ बन रही हैं, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और इधर से जो मर्ज हो रही है लेफ्ट बैंक, मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। ये कुछ और ट्रिब्यूटरीज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, द घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये वही हैं जो पहले पढ़ चुके। बताया गया कि ये नेपाल, हिमालयस, नेपाल की पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड। ये वो रिवर्स हैं कि जो नदर्न एरियाज में फ्लड का कारण बनती हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, और साथ में डैमेज तो होता ही है, साथ में फ्लड आने के कारण सॉइल भी फर्टाइल हो जाती है। क्यों फर्टाइल हो जाती है? क्योंकि फ्लड जब आती है तो प्लेन एरियाज़ में जहाँ पर सूखा होता है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है, और वहाँ तक पानी तो पहुँच जाता है, फिर जब वो पानी सूखता है ना, तो नदी के साथ नदी अपने पानी में जो भी मिनरल्स वगैरह लाई है वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। पानी सूख जाता है, मिनरल्स रह जाते हैं, इस वजह से वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो जब फ्लड आती है तो वो डिस्ट्रक्शन तो करती है, साथ में सॉइल को भी फर्टाइल करती है, जिससे एग्रीकल्चर में फ़ायदा होता है। फिर लिखा हुआ है द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम्स फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड। अब सारी ट्रिब्यूटरी जिसको, अब गंगा हिमालय से ओरिजिनेट होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो फ्रेंड्स होंगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट हुई होंगी। इनकी कुछ ऐसी भी फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसी भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि नीचे से, यानी कि साउथ डायरेक्शन के पेनिनसुलर रीजन, सेंट्रल अपलैंड्स या हाईलैंड या फिर डेक्कन प्लेट्सों से निकलने वाली, ओरिजिनेट होने वाली ट्रिब्यूटरीज भी इसमें मर्ज होती हैं, जिनका नाम है चंबल, बेतवा और सोन। दीज राइजेस फ्रॉम सेमी एरिड रीजन हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन दैम। सेमी एरिड रीजन मतलब ये उन इलाकों से आती हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, सूखा इलाका होता है, और शॉर्टर कोर्स यानी कि कम रास्ता नापते हुए आती, मतलब डिस्टेंस बहुत कम ट्रैवल करते हुए इससे मर्ज होती हैं, और इनमें ज़्यादा पानी भी नहीं होता है। फिर लिखा हुआ है फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन द गंगा।
ये जो चंबल, बेतवा और सोन की हमने बात की थी ना, ये ओरिजिनेट तो होती हैं वहाँ से, पेनिनसुलर एरिया से, रीजन से, लेकिन गंगा में कहाँ पे मर्ज होती हैं। तो इसको इतना बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी हम ले आए इसको। जानना तो जान लो, नहीं तो स्किप कर देना। चंबल और बेतवा ये डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलती हैं, पहले यमुना में मिलती हैं। यमुना तुम्हें पता है पैरेलली फ्लो करती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो पहले ये यमुना से कहती है भाई मेरी गंगा से दोस्ती करवा दो। हालांकि हम इतने अच्छे दोस्त तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ तुम्हारे थ्रू हम थोड़ी सी दोस्त बन सकते हैं। तो ये चंबल और बेतवा यमुना के थ्रू जाती हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पर जाके यमुना से मिलती हैं पहली बात तो। उसके बाद यमुना पे मिलने के बाद जब यमुना इसको मिलती है इलाहाबाद में, जहाँ के संगम है, त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर फाइनली ये सब सारी लोग चंबल, बेतवा, यमुना सारी इलाहाबाद में मिल जाती हैं। अब लेकिन सोन अकेली रहेगी। सोन कहाँ पे मिलती है? सोन रिवर ज्वाइन द रिवर गंगा नियर पटना, बिहार। सोन नदी बिहार में पटना है, वहाँ पर ये गंगा से मर्ज हो जाती है। ठीक। Enlarged with the water from its right and left bank tributary, the Ganga flows eastward till Farakka in the West Bengal. This is the northernmost point of the Ganga Delta. कहा गया है कि गंगा अपने साथ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का पानी लेते हुए बहते बहते पहुंचती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक पॉइंट आता है फरक्का डैम, वहाँ से ये 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा हुगली नाम से वेस्ट बंगाल में चला जाता है, दूसरा हिस्सा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। दूसरे देश गई, नामकरण हो गया इसका, पद्मा हो गया। और वेस्ट बंगाल में क्या होता है ना कि जब अब अपने साथ सिल्ट के लिए लाती है ना, अब इनके एग्जिट पॉइंट आ रहा है तो मतलब इनको गंदगी उगलनी है, तो इस कारण क्या करती हैं ये वेस्ट बंगाल में एक डेल्टा बनाती हैं एंडिंग पॉइंट में। जब अरेबियन सी आ जाता है तो उस डेल्टा को, बहुत फेमस डेल्टा है जिसको हम सभी जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर बनाती है? यहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और ये फाइनली मर्ज पता है कब होती है? जब ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से एंटर करती है ना, और यहीं पर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसका नाम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर भी बांग्लादेश में आती है। और बांग्लादेश में जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना के नाम से फाइनली ये एग्जिट कर जाती हैं किसमें? अरे यार, अरब सागर नहीं है, बंगाली खाड़ी है, ठीक है, वे ऑफ बंगाल में जाके एग्जिट कर जाती है। द रिवर बाइफरकेट हेयर, द भागीरथी हुगली फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। सेम चीज़ जब ये तुम्हें बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि भाई भागीरथी हुगली के मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनके साथ साउथ की तरफ बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर फ्लो हो जाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र। बोला है गंगा नीचे बढ़ते हुए बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और वही डाउन स्ट्रीम और थोड़ा नीचे बढ़ती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब नीचे बढ़ना, अप स्ट्रीम का मतलब ऊपर जाना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना। डाउन स्ट्रीम सेम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन। थोड़ा सा नीचे और बढ़ेगी तो मेघना, मतलब जब दोनों कंबाइन हो जाती है ब्रह्मपुत्र और पद्मा, तब मेघना बनाती है। और द माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। क्लियर? चलो, और इसके अलावा अगर हम बात करें, गंगा की टोटल लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ड्रेनेज पैटर्न ये सिर्फ ना कि गंगा का बल्कि सभी नदियों का मोस्टली होता है। अलग अलग तरह के पैटर्न बनाती हैं नदियाँ। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलेस एंड रेक्टेंगुलर। डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है? नॉर्मल फ्लो होता है। नदर्न प्लेन्स में नदियाँ नखड़े करते हुए चलती हैं, बढ़िया से कोई पत्थर वत्थर तो मिलता नहीं है, जिधर बनाया उधर डायरेक्शन चेंज कर दिया। इस इमेज में अगर तुम्हें देख रहा होगा, ट्री शेप स्ट्रक्चर भी बनाते हुए जाती हैं। इनका जो फ्लो होने का तरीका होता है वो डेंड्रेटिक टाइप्स होता है। फिर रेक्टेंगुलर की अगर हम बात करें, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, तो ये नदियाँ तुम्हें पेनिनसुलर रीजन में इस तरह का फ्लो दिखेगा, क्योंकि वहाँ चट्टानें होती हैं और चट्टानों को तो ये काट नहीं सकती। तो क्या होता है ना, फिर इनको मोड़ना ही पड़ता है, इनको अपनी दिशा चेंज करनी पड़ती है। अब ये राइट एंगल की पोजीशन पे अपना डायरेक्शन चेंज कर दिए, इस वजह से इनको नाम दे दिया गया है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। वहीं अगर हम रेडियल की बात करें तो रेडियल में क्या होता है, मान लिया किसी पहाड़ी से कोई नदी निकल रही है तो चारों दिशाओं में फैलती है। एक जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, वॉल्केनो से लावा निकलता है तो चारों दिशाओं में जाता है,
तो इसी तरह से ये नदियाँ भी चारों दिशाओं में जाती हैं। तो ये हर जगह तो देखने को नहीं मिलते हैं तुम्हें, ये थोड़े से जहाँ पर बहुत ऊंचाई पे अगर कोई रिवर है तो वहाँ से जब निकलती है तो इस तरह का पैटर्न बनाती है, जिसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। ट्रेलिस की बात करें तो ट्रेलिस मतलब कि घाटियों के बीच से जो नदी निकलती है उस तरह का शेप लेती है, मतलब पैरेलली वैली के, मतलब कह सकते हो रिज पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में या फिर उनके पैरेलली फ्लो करती है, तो वो ट्रेलिस होती है। लास्ट पॉइंट में लिखा है अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। ये पॉइंट ये रिलेट करो, मैंने तुम्हें वाटर डिवाइड बताया था। वाटर डिवाइड वो होता है जो एक पानी को दो हिस्सों में बांट देता है, मतलब एक बड़े से पानी को दो हिस्सों में बांट दिया, दो नदियों के नाम बन जाते हैं। तो अम्बाला क्या है, जो कि हरियाणा का शहर है, हरियाणा में है, वो एक लैंड एरिया है, बीच में है, जिसके एक तरफ इंदस है, दूसरी तरफ गंगा है। तो एक तरह से इसने अपलैंड का काम किया, इसने एक पानी या कह सकते हो कि दो नदियों को डिवाइड करने का इसने काम किया है। Now, do you know the Sundarban Delta derived its name from Sundari tree and which grow well in marshland? बोला है कि भाई जो सुंदरबन डेल्टा है उसका नाम सुंदर ऐसे नहीं हो गया, वहाँ पे एक सुंदरी ट्री, वो ट्री का नाम ही सुंदरी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ सुंदरी चुड़ैल रहती थी। भाई एक कहानी है उसकी, थोड़ी सी पुरानी, इतनी मुझे आती नहीं है, कभी टाइम मिला तो बताएंगे भाई क्यों वहाँ के जो पेड़ हैं उनका नाम, पेड़ मतलब जो है वहाँ उसका नाम सुंदरी ट्री क्यों था, जिसके नाम पर उस डेल्टा का नाम सुंदरबन रखा गया। और विच ग्रो इन मार्शलैंड, वहाँ बहुत दलदली इलाका होता है ना। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट सुंदरबन डेल्टा है। और ये होम है किसका, रॉयल बंगाल टाइगर्स का। ओके, डू यू नो फैक्ट, इंटरेस्टिंग था ना। अब ये आखिरी जो 3 मेजर रिवर्स थी ना, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, तो गंगा और इंडस का तो हमने देख लिया, और अब ये तीसरी है, यानी कि लास्ट मेजर हिमालयन रिवर्स में से एक है, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर लेक है ही तिब्बत में, तिब्बत प्लेटो से ओरिजिनेट होने वाली ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से होते हुए और नामचा बरवा पहाड़ी से पैरेलली फ्लो करते हुए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एक जगह है वहाँ से एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग उसको एक सहेली मिल जाती है। ट्रिब्यूटरी तो मर्ज भाई, जहाँ जाओगे ट्रिब्यूटरी तो तुमसे मिलेंगी। हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमारे दोस्त यार बनते हैं ना, दूसरी क्लास में जाएंगे फिर हमारे दोस्त बनेंगे, तो ऐसे ही नदियाँ एक जगह से जब दूसरी जगह जाती हैं इनके भी दोस्त यार बनते हैं। कुछ घनिष्ठ मित्र होते हैं, कुछ ऐसे ही होता है। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में आई तो दिबांग इनकी पहली फ्रेंड बनी, मतलब कि इनकी ट्रिब्यूटरी थी दिबांग, और इस तरह से फिर ये अरुणाचल प्रदेश, असम, देन फिर बांग्लादेश एंड देन फिर बे ऑफ बंगाल में जाके एग्जिट कर जाती हैं। तो ये उनका पूरा कोर्स सिस्टम था, रिवर सिस्टम था। हैं, अब देख लेते हैं भाई, ये जो इमेज में दिख रही है ना, ये वही है, नामचा बरवा की पहाड़ियाँ हैं, जिनकी जो डिस्टेंस है वो 7,757 यानी कि 7,757 मीटर है। लिखा क्या हुआ है, जो मैंने बोला सेम एज इट इज चीज़ें लिखी हैं। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलज। बोला गया है तिब्बत में मानसरोवर लेक, तिब्बत में मानसरोवर लेक के ईस्ट डायरेक्शन में बहते बहते, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की डायरेक्शन में बहती है। और बोला है कि ये वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलज कहा गया है। अब देखो यहीं से ही इंडस भी ओरिजिनेट होती है और यहीं कहीं से सतलज भी ओरिजिनेट होती है, तो उन्होंने बोला कि बहुत क्लोज सोर्स है तीनों का। ठीक भाई, समझ में आ गया। फिर लिखा हुआ है इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, ये इंडस से थोड़ी सी बड़ी है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, और इसकी ज़्यादातर जर्नी इंडिया के बाहर ही कवर होती है। इंडिया के अंदर जब एंटर करती है तो ये ज़्यादा कहाँ जा पाती है, अरुणाचल प्रदेश, असम और छोटे छोटे राज्य जहाँ कहीं भी एंटर करती होगी, उधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, और हैं कितने स्टेट्स, 7 ही स्टेट्स हैं, तो नीचे वाले में तो जाती ही नहीं है। बेसिकली असम से होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है और फिर एग्जिट कर जाती है। तो यहाँ बोला है कि आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर तो बहुत ज़्यादा जर्नी ट्रैवल करती है, इसका बहुत ज़्यादा कोर्स है, इंडिया में बहुत कम है। फिर इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज, ईस्ट की तरफ बढ़ती है, और जिन हिमालय की बात की गई है उसका नाम है नामचा बरवा।
इसके साथ पैरेलली फ्लो करती जाती है। कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 7,757। फिर वहाँ से यू टर्न लेती है और एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में घाटियों के थ्रू। वैली होती है ना, अरे दो पहाड़ों के बीच में जगह होती है ना, वही तो वैली कही जाती है, उसे पास भी बोलते हैं। जोजिला पास, ये पासेस होते हैं जो दो पहाड़ियों के बीच में होते हैं, जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है जब वो अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग एक जगह है, मैंने बताया, वहाँ पे वो दिबांग से मिलती है और लोहित से मिलती है। ठीक, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की जो आसाम में वहाँ इसको मिल पाती है। मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें वर्बली बता दी थी। ये इमेज में अगर तुम क्लियर करना चाहो तो एक बार दिमाग में चीज़ इमेज अपनी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ये तिब्बत है। तिब्बत में ये सैंगपो नाम से जानी जाती है। फिर इतना ये बहती बहती यहाँ से यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है। लोहित और दिबांग इसकी सहेलियाँ बनती हैं। देन उसके बाद फिर ये आसाम में जाती है और फिर ये यहाँ पर आती है, फाइनली गिर जाती है। तो ये इसका कोर्स था, इसका रूट था जहाँ से चलते हुए आ रही थी। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट। बोला है कि तिब्बत इस नदी में, क्योंकि उधर साइड बर्फ़ ज़्यादा होती है ना, तो पानी भी इतना ज़्यादा नहीं है, पानी बहुत कम लेते हुए आती है। तिब्बत एरिया में पानी बहुत कम होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में, और पानी बहुत साफ़ सुथरा होता है, उसमें सिल्ट बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वहाँ का बहुत कोल्ड और ड्राई एरिया है, इस वजह से। और फिर जब इंडिया में आती है तो यहाँ पर रेनफॉल भाई इंडिया में होती है, तो रेनफॉल के कारण क्या होता है कि इस नदी का पानी बढ़ जाता है। पानी बहुत ज़्यादा इतना बढ़ जाता है ना कि ये समझ लो कि इनके जो बीच की दूरी हो जाती है वो 10 किलोमीटर की हो जाती है। ये समझ लो जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसके दोनों किनारों तक अगर हम डिस्टेंस मेज़र करें तो 10 किलोमीटर का है। और यही रीज़न है कि उस सबसे बड़ा आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है आसाम में, है। उस आइलैंड का नाम रिवराइन आइलैंड है। ये भी हमने तुम्हें सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया है। बात समझ में आ रही है? फिर लिखा है द ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ। मतलब ब्रह्मपुत्र के ब्रेडेड चैनल है। ब्रेडेड चैनल का मतलब कि वो सभी रास्ते जहाँ से वो ट्रिब्यूटरीज उससे मर्ज होती हैं, कहाँ पे? असम में, और रिवराइन आइलैंड बनाती हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, हर बार बारिश जब होती है, रेनी सीज़न जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लड आता है भाई, पानी ओवरफ्लो हो जाता है। फिर वही बात, पानी ओवरफ्लो हुआ, बाढ़ आई तो फिर डिस्ट्रक्शन हुआ, और जब डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही हुआ आसाम और बांग्लादेश में, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? सॉइल फर्टाइल हो जाती है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग रिवर बेड टू राइज। कहने का मतलब ये कि जब भाई ये तिब्बत से आ रही थी तब तो अरुणाचल प्रदेश तक तो इसके पास कोई भी गंदगी नहीं थी, कोई भी सिल्ट नहीं था, लेकिन जब ये आसाम में बही तो यहाँ पर इसके पास बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया। इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो गया कि इसने एक आइलैंड बना दिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड। अरे माजुली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र आसाम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। और द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली। ये अपने चैनल फ्रिक्वेंटली चेंज करती है, मतलब अपनी दिशाएं बहुत जल्दी बदलती। भाई हमें इधर नहीं जाना, इधर जाना, कह सकते हो। मान लो नदी बह रही है, बीच में कुछ अड़चन आ गई, इधर मुड़ गई, फिर बह रही है, फिर इस तरह से अपने चैनल्स को चेंज करती है, रास्ते बदलती है। नाउ डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सैंगपो। भाई पता है, बता चुके हैं बच्चों को, तिब्बत में सैंगपो नाम से जानी जाती है। और हाँ यार, ये तो मैंने तो बताया नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। मैं तुम्हें पद्मा तो मैंने तुम्हें बताया था कि गंगा बांग्लादेश में जाती, नामकरण हो जाता है उसका पद्मा, लेकिन ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाती है तो इनका भी नामकरण होता है, और नामकरण होता है जमुना। और जब जमुना और गंगा मिलती हैं तब मेघना बनती है, और फिर मेघना जाकर फाइनली बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। तो समझ रहे हो बच्चों? तो ये सिस्टम है किसका? हिमालयन रिवर का। समझ में आया? जिसमें कि हमने 3 मेजर बड़ी बड़ी नदियाँ मिली जो हमारे नदर्न एरिया का, नदर्न प्लेन या फिर पहाड़ी इलाकों का मेन सोर्स थी वाटर का।
अब हम दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है इस चैप्टर का, उन रिवर्स का, पेनिनसुलर रिवर जो हमारे साउथ वाले हिस्से में पानी पहुंचाती हैं, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में वाटर पहुंचाती हैं। पेनिनसुलर रिवर क्या होती है वो तो हम तुम्हें बता ही चुके हैं भाई, फिर भी अब क्योंकि पढ़ रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं अच्छे से। लिखा है पेनिनसुलर रिवर, द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड इन बाय द वेस्टर्न घाट which runs from north to south close to the western coast। बोला गया है कि पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया का मतलब इंडिया का नीचे वाला हिस्सा। पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो पेनिनसुलर इंडिया हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर वो कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ से, मतलब अगर हम देखा जाए तो नीचे की तरफ बढ़ता है ना हमारा जो इधर वेस्टर्न कोस्ट है। अगर हम यहाँ से भी देख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं ना कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं और वेस्टर्न कोस्ट में। इतनी बार क्लियर है? हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है वो वेस्टर्न कोस्ट से ही, वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट होते हैं, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुला, पेनिनसुला की बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ईस्ट की तरफ बहती हैं। मतलब ये ओरिजिनेट तो हो रही हैं वेस्ट में, ओरिजिनेट तो हो रही है वेस्ट में, लेकिन इन कहती हैं भैया हम अरब सागर में नहीं जाएंगे, हमारी तुमसे लड़ाई चल रही है, हम तो जाएंगे बे ऑफ बंगाल में। क्यों? क्योंकि भैया कहती हैं हमारी गंगा बहुत पवित्र है, जहाँ गंगा जाएंगी हम वहीं जाके पवित्र होंगे। अरे भाई मजाक कर रहे हैं यार, जैसे तुम्हें याद रहे थोड़ा बहुत। तो ये वो नदियाँ हैं जो कि बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, हालांकि ये इधर भी गिर सकती है। अब इधर से कैसे गिरेंगी भाई, इधर से ओरिजिनेट हुई हैं तो इधर कैसे गिरेंगी, तो इसलिए इधर से ओरिजिनेट होकर ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। कौन सी रिवर है इनका नाम याद रखना, महानदी, गोदावरी, MGKK, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। दीज रिवर मेक डेल्टास एट देयर माउथ, ये भी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जब बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये तो बह जाती हैं, ये जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, ये तो फ्लो हो जाती हैं। लेकिन और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट में हमेशा फ्लो करती हैं, ये कहीं नहीं बहती हैं, मतलब ये फाइनली कहीं पर जाके नहीं गिरती हैं क्योंकि इनमें इतना पानी ही नहीं होता है। हमने तुम्हें बताया कि पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं, तो इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता कि भाई ये कहीं पर जाके गिरें, ठीक। द नर्मदा एंड द तापी, नर्मदा और तापी एक सिर्फ वो रिवर हैं जो वेस्ट में फ़्लो करती हैं और एस्चुरीज़ बनाती हैं। कहने का मतलब ये 2 नदियाँ वो नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरीज़ बनाती हैं। भाई डेल्टा कैसे बनाएंगी, इनके साथ कुछ, इनका पास कुछ कचरा ही नहीं होता है जो ये डेल्टा बनाएंगी। तो फाइनली बिना ड्रामा किए ये अरब सागर में गिर जाती है। कौन? नर्मदा और तापी। नर्मदा थोड़ी बड़ी नदी है और तापी थोड़ी सी नर्मदा के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ पेनिनसुलर रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये चीज़ हम बताएं जब डिफरेंस बता रहे थे तब वहाँ पे क्लियर कर ही दी थी कि पेनिनसुलर रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो हिमालयन रिवर के कंपैरिजन में छोटा है। इस मैप में अगर तुम्हें आइडिया लग पा रहा हो थोड़ा बहुत, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में मतलब ईस्ट की तरफ बहती है, महानदी देखो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 नदियाँ वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं और डेल्टा भी बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा और तापी अरेबियन सी में गिर रही हैं जो कि कोई भी तरह का डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती हैं। बनाती क्या है, इनको एस्चुरीज इसलिए बोलते हैं भाई ये कुछ बनाती नहीं है, बिना ड्रामा किए गिर जाती हैं अरब सागर में। ये कहती भैया नहीं हमें पवित्र नहीं होना है, तुम ही लोग जाओ, हम तो अरेबियन सी में ही जाएंगे, जहाँ भीड़ कम है हम वहीं जाएंगे। भाई चली जाती, इनका अलग सही है, इनका भी है ना। उसके बाद जैसे कि हमने हिमालयन रिवर की 3 मेजर नदियाँ पढ़ी थी, उसी तरह से हमें पेनिनसुलर रिवर की जो मेजर रिवर्स हैं जैसे कि नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इन रिवर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेनी है, ज़्यादा नहीं। वो बड़ी नदियाँ थी इसलिए उनकी जानकारी भी ज़्यादा थी, ये छोटी नदियाँ हैं, इनकी औकात थोड़ी कम है ना उनके कंपैरिजन में,
तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। नर्मदा बेसिन की बात की जा रही, भाई क्या ज़्यादा ज़्यादा क्या पढ़ोगे तुम रिवर में, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी कौन सी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, भाई हर नदी की 1-2 ट्रिब्यूटरीज ऐसी होती है जिनको याद करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है भाई वो कहाँ कहाँ पानी अपना फ्लो करा रही है। चौथा पॉइंट वो कहाँ गिर रही है। बस ये 4 पॉइंट तुम्हें हर एक रिवर के पता होना चाहिए। तो नर्मदा अगर बेसिन की बात करें तो नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक झील से तो निकलती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इट फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। अरे भाई जो रिफ्ट वैलियाँ मतलब पहाड़ों के बीच में दरार पड़ जाती है, उसके बीच में घाटियाँ बन जाती हैं, फिर पानी का ज़रिया निकलने का ज़रिया हो जाता है। तो नर्मदा उन्हीं घाटियों, पहाड़ों के बीच की घाटियों से निकलते हुए और अपने मतलब समुद्र में की तरफ बढ़ती है, अरेबियन सी की तरफ बढ़ती है। और पिक्चर्स क्यों बनाती है, मतलब पिक्चर्स क्यों, मैंने तो बताया कि वो दलदली घाटियाँ वैलीज़ बनाती है, दिखाया था मैंने इमेज, तो उस तरह से। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि द मार्बल रॉक जबलपुर, एक लोकेशन बताइए कि जबलपुर में मार्बल रॉक लोकेशन है, वहाँ से फ्लो होते हुए डीप गॉर्ज मतलब गहरी घाटी बनाते हुए दोधर फॉल्स where the river plunge over steep rocks are some of the notable ones। मतलब इसकी कुछ खूबसूरतियाँ बताई हैं कि भाई जो कि दोधर फॉल है वहाँ पर जब ये जाती है, पहुँचती है, वहाँ से भाई वाटरफॉल है, पानी नीचे गिरता है, नीचे गिरेगा किसी चट्टान पे गिरेगा, तो यही नर्मदा नदी का पानी नीचे गिरता है। और जिस नोटेबल वंस मतलब जिसको लोग नोटिस करते हैं। और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, नदियाँ वाटरफॉल कहाँ से, पानी ऐसे ऊपर से भगवान ही तो बारिश करते नहीं है ना, वाटरफॉल में तो हम लोग घूमे होंगे, एंजॉय भी किया होगा, तो वो पानी नदी से ही आता है, कहीं और से नहीं आता है। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। राइट एंगल याद करो, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर जो नर्मदा का रिवर सिस्टम होगा या फिर इनके मूव करने का पैटर्न होगा, इनके ट्रिब्यूटरीज़ का जो इनकी ट्रिब्यूटरीज़ मर्ज होती हैं नर्मदा में, उनका जो पैटर्न होगा वो राइट एंगल में होगा। मतलब कि ये नदी बह रही है ऐसे करके, कोई भी नदी आएगी तो वो ऐसे करके मिलेगी, फिर ऐसे करके ऐसे मिलेगी, राइट एंगल डायरेक्शन में मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और आखिरी पॉइंट ये है कि अब ये कहाँ कहाँ अपना पानी दे जाती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये कहती है मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, पर 2 ही स्टेट्स काफ़ी हैं, यही लोग हमारे पानी का इस्तेमाल करें। कौन कौन से, गुजरात और एमपी। अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश गुजरात अपना पानी पहुँचाती है, गिरती तुम्हें पता ही है वेस्ट में अरेबियन सी में तो फ्लो होती है, डेल्टा बनाती नहीं है, एस्चुरी बनाती है, और घाटियों से फ्लो होते हुए दोदर फॉल से होते हुए, मतलब इस तरह की कुछ अजीबोगरीब हरकतें करते हुए ये इतना सिस्टम बना लेती हैं, रिवर सिस्टम। ड्रेनेज बेसिन बोल सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हो, क्लियर। तो नर्मदा बेसिन तो हमने पढ़ लिया, पहली नदी। अब दूसरी नदी आती है जो कि वेस्ट में ही, अब दूसरी नदी आती है जो अगेन वेस्ट में फ़्लो करती है और अरब सागर में गिरती है, वो तापी है। ये नर्मदा के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो वही पहली पॉइंट कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है। सतपुरा रेंज कहाँ है, मध्य प्रदेश का ज़िला है बैतूल, वहीं पर है सतपुरा रेंजेस, तो वहीं से ये तापी रिवर ओरिजिनेट हो जाती है। और ये भी घाटियों के पैरेलल फ़्लो करती है और नर्मदा के पैरेलली फ़्लो करती है, और बताया कि वो कंपैरेटिवली छोटी है। इसका बेसिन ये कहाँ अपना पानी पहुँचाती है, देखो याद रखना, जो नर्मदा है वो एमपी और गुजरात। इसने सोचा हम छोटा ज़रूर हैं लेकिन भाई हमारी औकात ज़्यादा है। कैसे, ये एमपी, गुजरात और संग में महाराष्ट्र को भी पानी देती है, इतनी दयावान है ये। फिर द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। बोला गया है वेस्टर्न घाट, देखो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये चीज़ बात हो रही है। अरेबियन सी और ये अरेबियन सी है और ये वेस्टर्न घाट है,
वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट में डिफरेंस होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया। ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ जो नदियाँ फ्लो करती हैं उनका जो डिस्टेंस होता है, उनका कोर्स होता है, बहुत शॉर्ट होता है। क्लियर? मैंने बताया था छोटी छोटी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो वेस्टर्न घाट पे हमेशा फ्लो करती रहती हैं। हमेशा फ्लो इन द सेंस वो कभी डेल्टा नहीं बनाती हैं, किसी भी समुद्र में नहीं जाके गिरती, क्योंकि इनके पास इतना वाटर ही नहीं होता। क्लियर? फिर अब क्या लिखा है लास्ट में, द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब इनकी भी तो कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी ना, तो जिनका नाम है साबरमती, माही, भरतपुजा, पेरियार। ठीक, चलो भाई ये तापी बेसिन का पूरा हो गया। छोटे हमने बताया इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा है बस जानकारी। 4 पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं तुम्हें, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ कहाँ पानी पहुँचाया, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये 3 तो इम्पॉर्टेंट ही हैं, बाकी जो तुम्हें अच्छे लगे उठा लो। गोदावरी रिवर देखो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, बोला है कि पेनिनसुलर रिवर की लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी, मान लेते हैं। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र है, वहाँ के नासिक ज़िले से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। ये बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो पेनिनसुलर रिवर्स में, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर हैं उनमें से हाईएस्ट है। अभी बताया तुमको लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, तो उसका बेसिन भी लार्जेस्ट होगा। द बेसिन कवर, अब ये कहाँ पर अपना पानी पहुँचाएगी, तो ये महाराष्ट्र में तो देती है। बोला कि अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाए इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका 50% हिस्सा रहता है। फिर एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब देखो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये ईस्ट की तरफ हम जब बढ़ते हैं तब ये स्टेट्स आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाएगी तभी तो बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज होगी। क्लियर? फिर गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा और वैनगंगा, पैनगंगा। भाई ये नाम बढ़िया है, वैनगंगा, पैनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा। सही है। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये बड़ी हैं, और इसी वजह से इनको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, मतलब दक्षिण की गंगा बोला जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है, जिस तरह से नॉर्दर्न साइड में हमारी गंगा फेमस है, सबसे बड़ी है, उसी तरह से ये 3 ट्रिब्यूटरीज मिलके बहुत बड़ा बेसिन बनाती हैं, और यही कारण है कि इनको साउथ की गंगा मैया कहा जाता है, मतलब दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण हिंदी में, और दक्षिण का इंग्लिश साउथ गंगा है ना, दक्षिण गंगा। तो ये इतनी सी बात थी गोदावरी बेसिन की, जो कि ईस्ट में फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज होती है। दूसरी मतलब 4th वन इस महानदी बेसिन। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से राइज होती है। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड मतलब सेंट्रल हाईलैंड्स, प्लेटो, डेक्कन प्लेटो पड़े हैं ना, वहाँ से ओरिजिनेट हुई और उड़ीसा में फ़्लो करती है, बे ऑफ बंगाल जाती है, मतलब उड़ीसा से फ़्लो होते हुए बंगाली खाड़ी जाती है, और अपना इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर। और ये अपना पानी कहाँ पहुँचाती है। अब देखो एक चीज़ नोटिस की कि महाराष्ट्र के लिए सारी नदियाँ बड़ी क्या थी, सारी तो नर्मदा नहीं थी, बाकी तो सभी पानी अपना महाराष्ट्र में ले जा रही है। देखो तापी भी दे रही है, और तुम्हारी फिर महानदी भी दे रही है। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी गोदावरी भी महाराष्ट्र, गोदावरी नहीं दे रही है, और तापी भी महाराष्ट्र में मतलब लगभग पेनिनसुलर रिवर महाराष्ट्र को पानी दे रही। तो भाई महाराष्ट्र में पानी की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में महानदी अपना पानी देती है। अब हम अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं भाई कि हमें याद रहे। अगर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में देखें तो देखा द ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड। ये अपना ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में शेयर करती है। ठीक है, अब बात है आखिरी, कृष्णा नहीं, एक और है शायद, कावेरी भी है। कृष्णा बेसिन ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये महाबलेश्वर स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब झरना। महाबलेश्वर के पास में एक झरना है, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, और ये 1400 किलोमीटर इसका फ़्लो है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और फिर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, रीच मतलब वहाँ पहुँच जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है तुंगभद्र, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, इनकी सहेलियाँ। फिर ये कहाँ से पानी अपना शेयर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। देखो कृष्णा भी महाराष्ट्र पे बड़ी दयावान है। महाराष्ट्र को भाई पानी भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट तो मेजर है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ आपने इनका ड्रेनेज बेसिन कहाँ है, और कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरीज है। भाई ये 3 पॉइंट लिख दोगे ना, फुल मार्क्स पाओगे। ठीक,
और लास्ट है कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन तुम्हारा वेस्टर्न घाट में ब्रह्मगिरी रेंज है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है, कुडलोर तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल। अब सारी एक ही डायरेक्शन से एक ही जगह पॉइंट पे आके नहीं जाती, सबके अलग अपनी अलग जाती सब बंगाली खाड़ी में, लेकिन उनकी सब जो पॉइंट होता है, लोकेशन होती है, वो अलग होती है। ये नहीं कि भाई एक ही जगह मिल लेते हैं वहीं से जाके एग्जिट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जाके एग्जिट करती हैं। कावेरी रिवर की जो लेंथ है 760 किलोमीटर है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भावनी, हेमावती, काबिनी। ये पानी अपना कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में देती है। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो ईस्ट में बहती हैं। वो कौन सी हैं? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, स्वर्ण रेखा बोलते हैं इसको, स्वर्ण रेखा इसको इसलिए बोलते हैं ना कि भाई इस नदी के नीचे ना मतलब गोल्ड सॉइल मिलता है। अरे मतलब वो मिट्टी मिलती है जिसमें सोने की, गोल्ड की मात्रा होती है। क्वांटिटी ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन द सॉइल इन द रिवर बेसिन ऑफ स्वर्णरेखा। क्लियर? ये कुछ नोटेबल एग्जाम्पल थे। अब लास्ट है, सम अप करना, चैप्टर फिनिश हो गया भाई, तब से पढ़ रहे हैं हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। अब लेक्स के बारे में, क्योंकि लेक्स भी नहीं नदियों के थ्रू ही बनती हैं, देख लेते भाई थोड़ा सा। कुछ फेमस लेक्स हैं जिसको हम सब जानते हैं, घूमने भी गए हैं। डल लेक है जहाँ पर हमने, ये टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव होती हैं ये लेक्स। डल लेक की बात करें तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सी बोट्स होती है, जिसमें कि एक शिकारा है, एक बोट है, लोग भाई घूमने जाते हैं, मज़े लेने जाते हैं। हाँ, तो सदियों से चली आ रही है प्रथा, सदियों से क्या, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं। हमारी डल लेक जो कश्मीर में है उससे अट्रैक्ट होते हैं, घूमते हैं, मज़े लेते हैं, फ़ोटो शोटो खींचते हैं, निकल लेते हैं। हमारा टूरिज़्म बढ़ता है लेक्स के थ्रू, और वहाँ पर आते हैं लोग, बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, फुल मस्ती करते हैं। और तो भाई टूरिस्ट के लिए तो अट्रैक्टिव है ही, बाकी ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। किस तरह से यूज़फुल है वो देखते हैं। फाइंड आउट लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। अब देखो बड़े पैमाने पर जो लेक होती हैं उनको सी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैस्पियन सी, और एक है तुम्हारा डेड सी जो कि इज़राइल में है, जिसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब ये समझ लो कि तुमने 1 लीटर पानी में, मतलब 1000 ग्राम वाटर में, 1000 ग्राम वाटर में 300 ग्राम नमक मिला दिया, इतनी सैलिनिटी है उस वाटर में। भाई 1 किलो दूध में तुम 300 ग्राम नमक मिला दोगे, पी पाओगे? पहली बात तो दूध में नमक इतना पी ही नहीं पाओगे, मान लो पानी में मिला दिया, पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। तो इतना ज़्यादा वो सैलाइन वाटर है उस इज़राइल के डेड सी का। वो बड़ा है ना, इसलिए उसको सी बोल दिया है। तो जो लेक थोड़े से लार्ज एक्सटेंट में होती है तो उनको सी घोषित करते जाता है, फिर वो लेक नहीं रह जाती हैं। तो डेड सी की सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि भाई साहब उसमें आदमी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, ये सिस्टम है। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया में कई सारी लेक्स हैं और हर एक लेक की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी एक विशेषता है, अपनी अलग खूबसूरती है। जिसमें से कुछ लेक्स ऐसी होती हैं जो परमानेंट हैं, जो हमेशा पानी कैरी करी होती हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग सीजन। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ रेनी सीजन में पानी कैरी करे होती हैं, है ना। देखो रेनी सीज़न जो, अब तुम इतना दिमाग लगा सकते हो कि किस एरिया में वो लेक्स होंगी जो सिर्फ सीजनल या फिर जब रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं, जब रेन होती है तभी उनमें पानी होता है। ऑब्वियसली पेनिनसुलर रीजन की लेक्स डिपेंड करती होंगी रेनफॉल पे, सीजनल होती हैं। और हिमालयाज रीजन में जो लेक्स होंगी तो वो तो बारिश पे डिपेंड नहीं होंगी ना, वो तो परमानेंट होंगी। अब देखो अगर हम सीजनल लेक्स की बात करें तो उसमें से तुम्हारी राजस्थान की सांबर लेक ये इसका एग्जाम्पल है, जो कि सॉल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, इसका पानी सॉल्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। कुछ ये वो लेक्स हैं जो ग्लेशियर के थ्रू, आइस मेल्ट्स के थ्रू बनती हैं, हमेशा बहती रहती हैं, हमेशा रहती हैं ये। और इनमें से कुछ फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। फ्रेश वाटर में अगर हम बात करें तो वूलर लेक जम्मू कश्मीर की, ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा और भी हैं, डल लेक है, भीमतल है, नैनीताल में है, लोकटक है। लोकटक तुम्हारी मणिपुर में है, लोकटक लेक मणिपुर में है। और बारापानी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं।
मैंने तो ये बताया ना, पर कुछ परमानेंट रिवर होती हैं जो कि सीज़न पे रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करती हैं, जिनको पानी मिलता रहता है ग्लेशियर के थ्रू, आइस मेल्ट के थ्रू। कुछ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, जिनको बारिश के थ्रू पानी मिलती है, जिसमें से सांबर लेक मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया। हाँ, और उसके बाद कुछ अब और लेक कैसे बनती हैं, याद करो मैंने ऑक्सबो लेक बनाया था, जो मींडर्स बनते हैं पहले, फिर ऑक्सबो बन जाती हैं, वो भी एक तरह की लेक ही तो होती हैं वो लेक। और उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखा है स्पिट एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। स्पिट एंड बार्स वो होते हैं भाई, जैसे कि चिल्का लेक है, चिल्का लेक समुद्र में ही जो हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, जो बंगाली खाड़ी का जो पानी है ना, उसको सेपरेट किया है, तब बनी है चिल्का लेक। तो जो बीच में सेपरेशन है ना बंगाली खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल के पानी में और चिल्का लेक में, उस सेपरेशन को बोला गया स्पिट्स एंड बार्स। इन्होंने ये नाम दिया गया उसको, उसके सेपरेशन को, जिसमें कि चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है, कोलेरू लेक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। लेक्स की बात हो गई। अब एडवांटेजेस ऑफ लेक, लेक के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। देखो यार, लेक्स के एडवांटेज देखो, एक तो हमारा टूरिज़्म बढ़ाती है, हमारे यहाँ पैसा आता है, मतलब एक तरह से इकोनॉमी में भी हेल्प करती है। दूसरी चीज़ ये है कि फ्लड वगैरह को रोकने के लिए काम करती है। कैसे? फ्लड वगैरह को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इन पे डैम बनाया जाता है। जैसे कि ये कुछ नदियाँ होती हैं जो बनाई जाती, लेक्स होती हैं जो बनाई जाती है। जैसे तुम्हारी हिमाचल प्रदेश में गुरु गोबिंद सागर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी, जो हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर है, उस रिवर पे एक लेक बनाई गई जिसको नाम दिया गुरु गोबिंद सागर। मतलब सिख गुरु के गुरु हैं ना, गुरु गोबिंद सागर, इनके नाम पर एक लेक बनाई गई जिसका नाम है गुरु गोबिंद सागर लेक। और उस लेक पे बनाया गया एक प्रोजेक्ट, भाखरा नागल प्रोजेक्ट, जिसमें क्या होता है ना, इस प्रोजेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर को यूज़ किया जाता है और फ्लड को रोकने का काम करता है ये। क्योंकि नदर्न प्लेन्स में फ्लड वगैरह बहुत आती है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ट्रिब्यूटरीज़ के में बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए वहाँ पे, और वहाँ बारिश भी होती है तो फ्लड का कारण बनती हैं। और फिर सेकेंड पॉइंट इज़ लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बीइंग। अ लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। बोला गया ह्यूमन के लिए भी लेक्स बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं। क्यों, कैसे प्ले करती हैं, बट हाउ, तो मैंने तो बताया कैसे बचाती हैं ह्यूमंस को, ह्यूमन की लाइफ में क्या इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो वो ये है कि हैवी रेनफॉल से, ये हैवी रेनफॉल से आने वाले फ्लड से बचाती हैं। दूसरा, जब गर्मियाँ होती हैं, ड्राई सीज़न होता है, तो इन लेक्स का वाटर हम यूज़ करते हैं। बारिश नहीं हो रही है तो पानी तो कंजर्व है ना लेक्स में, ठीक है, तभी लेक बनाई भी जाती है। अगर आपके शहरों में आप जिस स्टेट से हो गए तो देखना आपके पास वहाँ पे कौन सी लेक है जो बनाई गई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऑल्सो फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लड्स, मतलब बचिंग फ्रॉम द बाढ़ आती है उससे बचने के लिए लेक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पार्क। गुरु गोबिंद सागर हाइडल पार्क का एग्जाम्पल है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, ये आसपास के क्लाइमेट को ठीक ठाक रखती हैं, ना एक्सट्रीम गर्मी होती है ना एक्सट्रीम सर्दी होती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करती हैं, इन्हेंस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। ये तो हो गया लेक्स का। डू यू नो द रिवर कावेरी मेक द सेकेंड बिगेस्ट रेनफॉल इन इंडिया नोन एज शिवा समुद्रम फॉल। ये अक्सर क्वेश्चन जनरल नॉलेज का फेमस क्वेश्चन है ये। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल इज सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। इस नदी में, मतलब बोला है ना कावेरी रिवर का वाटरफॉल सबसे सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है, और पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी एक प्रोजेक्ट, एक डैम बनाया गया और यहाँ से बिजली जनरेट की जाती है, जिसको मैसूर, बेंगलुरु और कोलार फील्ड में ये बिजली सप्लाई की जाती है। अब रिवर्स का इकोनॉमी में क्या रोल है भाई, ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, फटाफट से देख लो। इकोनॉमी में रिवर क्या रोल प्ले करती है। रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमंस आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, हिस्टोरिकल एरा से ही रिवर्स लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती आ रही हैं। याद करो इंडस वैली सिविलाइजेशन
जहाँ पर लोग ने वो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने इंडस नदी के किनारे ही रहना शुरू किया, बसना शुरू किया, इसलिए उस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कहा जाता है, क्योंकि वो इंडस नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी, बसे हुए लोग थे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नदी जहाँ होती है वहाँ पॉपुलेशन होती है, वहाँ लोग रहते हैं, इसीलिए ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की अब लोग रहते हैं, खेती करते हैं, तो एक तरह से रिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि नहीं। जहाँ नदी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो वहाँ कौन रहेगा जाके, कोई नहीं। अब डेजर्ट में कौन रहता जाके, कोई नहीं ना। देयरफॉर रिवर बैंक हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम, इसीलिए इस नदियों के किनारे बहुत से लोग रहते हैं आके, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, अब यही सेटलमेंट धीरे धीरे बड़े शहरों में बदल गए हैं। जैसे गंगा किनारे कई बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, हाँ। और यूजिंग रिवर का यूज़ हम इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन, इन सब के लिए करते हैं। इज़ ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। अब नेविगेशन का मतलब भाई, नेविगेशन का मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो रिवर सिस्टम है, यहाँ पर हम अपने शिप्स के थ्रू सामान पहुँचाते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इनलैंड वाटरवेज पढ़ा है क्लास 7th में, इनलैंड वाटरवेज और वाटरवेज, हाँ, पानी के थ्रू जाने वाला जो साधन है, वो नदियाँ ही। हमारे इंडिया में इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं, नदियों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाना, इनलैंड वाटरवेज। तो ये नदियाँ ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती हैं, जिसको नेविगेशन बोलते हैं। पर्टिकुलरली टू अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन इसी नदी के किनारे ही बसती भाई, क्योंकि वहाँ वो एग्रीकल्चर कर सकते, खेती कर सकते हैं, वहाँ उन्हें पानी मिलता है, रहते हैं आराम से। ये तो इम्पोर्टेंस समझ में आ गई हमको इसकी क्या है। लेकिन इन सब के कारण हमारी गंगा पल्यूट कितनी हो रही है, मतलब सारे पाप लोग इसमें धुल रहे हैं, इतनी ज़्यादा पल्यूट हो गई भाई साहब कि इनके लिए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी हम विसर्जन करते हैं जाके गंगा पे, पल्यूट कर रहे हैं दिन पर दिन। अब हम ही नहीं कर रहे हैं भाई, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, सारा जो कचरा है सब नदियों में तो गिरता है जाके। नदियों की देखो भाई, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी वही हम बता रहे हैं। नदी की कैपेसिटी होती है, एक रिवर की कैपेसिटी होती है, गंगा की कैपेसिटी है 20 किलोमीटर तक के रेंज के कचरे को तो वो पल्यूटेड वाटर को तो वो सही कर लेती है। लेकिन भाई उससे ज़्यादा भाई अगर पानी पल्यूट है तो इससे ज़्यादा उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे पानी को वापस से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दे। ये चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट पॉइंट फटाफट से पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। बोल रहे हैं कि जो ये डोमेस्टिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डिमांड वाटर की, ये सब हमारी नदियों की पानी की क्वालिटी को गिरा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, पानी की जो वॉल्यूम है ना, उनकी अच्छा पानी की जो क्वांटिटी है ना फ्रेश वाटर की, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। दूसरी तरह अगर हम बात करें तो सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और एम्बेटेड, ये सब जाके नदियों में गिरते हैं, जाके तो वाटर की क्वालिटी कम हो रही है। एंड ऑल्सो सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। अभी तुम्हें बताया नदी की अपनी खुद की कैपेसिटी है भाई, थोड़ा बहुत पानी क्लीन कर लेती, लेकिन तुम अंधाधुन उसमें गंदगी बाहर है तो वो इतना नहीं क्लीन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमिलेट पॉल्यूशन। बताइए 20 किलोमीटर तक के लिए वो ऐसा कर सकती है, अदरवाइज़ फिर वो नहीं करती है। इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कि उसे अलाउ ही नहीं करता कि भाई वो अपने पॉल्यूशन लेवल को मेंटेन करके रखे। और यही रीज़न है कि वेरियस एक्शन प्लान क्लीन द रिवर, बहुत सारे प्लान्स चलते हैं, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट और क्लीन गंगा मिशन, ये सब चल रहे हैं ना मोदी जी के थ्रू। दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। चैप्टर फिनिश। भाई ठीक था यार, बढ़िया था चैप्टर। हमने सारी नदियाँ घूम ली, इतने सारे स्टेट्स में हम घूम चुके हैं, अरब सागर में डुबकी लगा लिए हैं, गंगा में अपने पाप भी धुल लिए हैं, पाकिस्तान भी हो आए हैं, बढ़िया से मज़े किए, फुल टूर किए हो तुम घर बैठ के। ठीक है, तो भाई अब नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो, और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दो, ताकि अगला क्लास जब नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड हो तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय।